नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है ये हमारा बनने वाला है अफगान की सिविल वॉर पर। अफगान की जो फर्स्ट वॉर थी USSR की, वो हम अपलोड कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को पहले अच्छे से देख लीजिए। जो वॉर लगभग 10 साल चली थी, उस वॉर को डिस्कस करने के तुरंत बाद हमारा नेक्स्ट सेशन सिविल वॉर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अफगान एक लंबे अरसे से लड़ाइयों में फंसा हुआ था और एक के बाद एक लड़ाई चलती आ रही थी। अफगान जो था एक इस बैल की तरह था जिसे सभी आतंकवादी संगठन खींच खींच कर अपने खेमे में ले जाना चाहते थे, क्योंकि उसे क्या करना था, हलाल करना था। ये एक बहुत अच्छा कार्टून है जो पूरा का पूरा अफगान के सेक्शन पर ताकत को आजमाने के लिए सभी देशों ने अपनाया। अब जितने भी लोग थे, आतंकवादी संगठन थे, पहले देशों ने अपनी ताकत आजमाई। देशों की ताकत जब आजमाने के बाद फेल हो गई, तब आतंकवादी संगठन, यानी कि जब पहली वॉर खत्म हुई, USSR वापस चला गया, तो वापस जाने के बाद में दूसरी लड़ाई शुरू हुई सिविल वॉर की। सिविल वॉर जो USSR है उसके जाते के साथ ही शुरू हो चुका था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सिविल वॉर के बारे में। सिविल वॉर के बाद तालिबान और अलकायदा का जन्म, अलकायदा के जन्म के बाद उनके वे आतंकवादी गतिविधियां जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह और भी बहुत सारे भीषणकारी अटैक हुए, जिनसे पूरा का पूरा विश्व एक बार में एक ही जगह हैरान हो गया, सोच में पड़ गया कि ये हो क्या रहा है, इनकी डिमांड क्या है। तो सारा का सारा देश, जब पूरा वर्ल्ड हिल चुका था, तो वो इन्हीं की गतिविधियों से था। तो वो अब हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमारा जो YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जितनी भी PDF चाहिए आपको हमारी अपलोडेड वीडियोस की, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कहीं भी स्टेट PCS और UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पर ढेरों आपको वीडियो मिल जाएंगी जो आप घर बैठकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अगर स्टेप बाय स्टेप अगर तैयारी करनी है सिस्टमैटिक गाइडेंस के आधार पर, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोचिंग्स और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिलेबस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बैकग्राउंड की। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो पहले देख रखा है जो USSR की वॉर है, तो आपको बैकग्राउंड आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा, वो नीचे दिए गए स्टेप्स को फोकस कीजिए तो भी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1978 के अंदर पार्टी का जन्म होता है। जन्म होने के बाद कुछ नियम बनाए जाते हैं जो कि बेसिकली वहां की मुजाहिदीन पार्टी, जो बाद में खुद को इस्लामिक पार्टी के नाम से निकली, उनको वो पसंद नहीं आए। क्या बदलाव थे? महिलाओं की शिक्षा, सबसे पहला बदलाव। महिलाओं के अधिकार, इलेक्शन, मोनार्की सिस्टम, इलेक्शन प्रोसीजर जो पसंद नहीं आए। USSR का प्रेजेंस हुआ क्योंकि USSR और अफगानिस्तान के जो उस समय के जो राजा थे, उनके काफी अच्छे संबंध थे। उनके कहने पर USSR ने अपनी आर्मी भेजी, जो लगभग 10 से 11 साल वहां पर अटकी रही। फाइनली USSR की आर्मी हार मानकर पीछे हटी। इन आतंकवादी संगठनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब आतंकवादी संगठन बनने शुरू हो गए थे और आर्मी से जबरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तो लाखों की तादाद में लाशें बिछती जा रही थी। शहरों पर पूरा कंट्रोल हो गया, लेकिन जब गांव की तरफ आने लगे तो इन्होंने वहां के इरिगेशन सिस्टम को तोड़ दिया, गांव को उड़ाना शुरू कर दिया, बेकसूरों को आर्मी ने मारना शुरू कर दिया। तब हर एक व्यक्ति ने बंदूक उठा ली और मुजाहिदीन यानी कि जिहाद के नाम से खड़े हो गए लड़ने के लिए। और उनसे लड़ाई किससे थी? शुरुआत में लड़ाई थी अफगान के अंदर आने वाली फोर्सेस के खिलाफ। अब धीरे धीरे लोग मरने लगे, गायब होने लगे, रिफ्यूजी कैंप्स की तरफ बढ़ने लगे। इधर से लड़ाई काफी अरसे चलने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव समझ चुके थे कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। 1985 में
राज्य में आए, रूल में आए, चाइना को फेवर में लिया और दोनों ने मिलकर अपनी आर्मी को सपोर्ट को खींच लिया। लेकिन जाते जाते अपने सारे हथियार वहां की सरकार बनाकर उनको दे गए। इस बीच में अलग अलग आतंकवादी संगठन काफी जबरदस्त तरीके से सामने आए, जिसमें सबसे पहला सामने आया मुजाहिदीन ग्रुप, दूसरा ग्रुप सामने आया ऐसे ही सुन्नी इस्लामिक ग्रुप, अलग अलग प्रकार के ग्रुप सामने आने लगे। जो सरकार बनाई गई थी वो नजीबुल्लाह की सरकार बनाई गई थी। जब यूएसएस आर्मी 1989 में फाइनल निकलती है यहां से, नजीबुल्लाह की सरकार बना देती है। नजीबुल्लाह की सरकार असलियत में सरकार तो होती है लेकिन कठपुतली की तरह होती है, इसके अपने खुद के कोई डिसीजन नहीं होते। या तो ये यूएसएसआर के दबाव में होगा, या अमेरिका के दबाव में होगा, या फिर उन आतंकवादी संगठनों के दबाव में होगा जिसकी सत्ता सबसे भारी थी, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी। अब परिस्थितियां बिगड़नी शुरू होती हैं। इन पॉइंट्स को समझ लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, नजीबुल्लाह की सरकार यूएसएसआर के दम पर थी। 1991 के अंदर कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 के अंदर, और यूएसएसआर की टुकड़े हो जाते हैं अलग अलग, तजाकिस्तान से लेकर अलग अलग देश निकल आते हैं, 15 हिस्से हो जाते हैं। एक तरफ जो यूएसएसआर था ऑलरेडी 10 से 11 साल की लड़ाई में फंसने के बाद निकला था, वहीं पर उसके टुकड़े हो गए, बात बढ़ गई, इकोनॉमिक डाउनफॉल यूएसएसआर में पूरी तरीके से आ गया। उधर से यूएसएसआर की सपोर्ट खिंचती है और नजीबुल्लाह सरकार की जो कुर्सी है वो मात्र कुछ महीने चल पाती है, और कुछ महीनों के अंदर अंदर उस गवर्नमेंट का बुरी तरह फॉल हो जाता है। नजीबुल्लाह गवर्नमेंट बुरी तरह गिर जाती है 1992 के अंदर। 1992 में गिरती है क्योंकि इस बीच में काफी ज्यादा इंटरनल वॉर अभी खत्म नहीं हुआ होता, इंटरनल वॉर चल रहा होता है, और इंटरनल वॉर चलता है 96 तक, जो कि मैंने पहली वीडियो में मेंशन किया था। अब ये जो अलग अलग मिलिशिया ग्रुप का मतलब होता है मिलिटेंट ग्रुप, आतंकवादी संगठन, ये शक्ति में आ जाते हैं, सत्ता में आने के लिए अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब फर्क क्या होता है, पहले ये यूएसएसआर से लड़ रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, यूएसएसआर के जाने के बाद सारे के सारे आपस में भिड़ गए, और भिड़ने के बाद फाइनली जो ताकत निकल कर आई वो आई तालिबान, जिसको कांधार से सपोर्ट था, बेस था, और सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकत बनकर सामने आई। इस बीच के अंदर बुरी तरीके से आपस के सारे आतंकवादी संगठन बुरी तरीके से भिड़ चुके थे, सारी की सारी ताकत की आजमाइश कर चुके थे। अब ये कौन कौन से आतंकवादी संगठन थे, कौन कौन से लोग थे, वो समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज जानना ये जरूरी है कि पीडीपीए और जो डीआरडी पार्टी थी, डीआरए जो गवर्नमेंट थी, जो कि यूएसएसआर की सपोर्ट थी, उसको भी समझना है। यहां पर 6 पार्टियां डिस्कस करेंगे। ये 6 संगठन थे, एक सरकार और बाकी आतंकवादी संगठन। 15 फरवरी को सोवियत अपना 1989 को सोवियत अपना सपोर्ट खींचता है। सपोर्ट खींचने के बाद नजीबुल्लाह को और जो उसकी सपोर्टिंग पार्टी थी डीआरए, इनको अपना राजा बनाकर घोषित करके चला जाता है। यहां पर इनके बाद में जाता जाता पूरा का पूरा मिलिट्री हार्डवेयर डोनेट करके चला जाता है, जिसमें जाते जाते इनको 1568 टैंक्स दिए जाते हैं, आर्टिलरीज और कैरियर्स 828 कैरियर दिए जाते हैं, 4880 आर्टिलरीज यानी बहुत बड़ा बंकर तरीके से भरकर सामान दे जाते हैं, 14 अटैक वाले हेलीकॉप्टर दे जाते हैं कि तुम लड़ो, अगर दिक्कत पड़े तो और ले लेना, लेकिन तुम इधर तैयारी करो। इधर से इतना सपोर्ट मिल गया तो जाहिर सी बात है ये अब आतंकवादी संगठनों को कंटिन्यू करना चाहते थे, लड़ाई कंटिन्यू करना चाहते थे, ये रुकना नहीं चाहते थे। इधर से जो डीआरए है, इनको भी सोवियत यूनियन से एडवाइजर्स जो थे वो छोड़कर गए, और काफी सारी सपोर्ट के लिए कुछ मिलिट्री का सेक्शन भी देकर गए। अब इसके अंदर ये था कि इनको मिसाइल्स मिली जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया, भारी बमबारी करी। एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, वो वाली वर्ल्ड वॉर वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी जो वर्ल्ड वॉर में यूज की गई, जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान किया, वही फायर पावर का इस्तेमाल किया गया मुजाहिदीन पर, और इनको बुरी तरीके से दबाया गया। तो एक तरफ ये इस समय की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनी हुई थी, जिनके पास सबसे ज्यादा हथियार थे। इसके बाद अब्दुल राशिद दोस्तम नाम का व्यक्ति था, जिसने जोतवानी मिलिशिया ग्रुप बनाया।
इसके पास सबसे ज्यादा बड़ी ताकत थी, 40,000 लोगों की ताकत थी, जो असलियत में उज्बेक माइनॉरिटी से। हुआ क्या दोस्तों, जब पीडीपीए के सामने ये लोग उज्बेक माइनॉरिटीज खड़े होते थे तो नजीबुल्लाह की एक स्ट्रेटेजी थी कि जो भी खड़ा हो दिक्कत करे उड़ा दो। ये शांति से बात करने जाते थे, इनके लोगों को मार दिया जाता था। तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया बात करने से कोई डिसीजन नहीं निकलने वाला, चुपचाप हथियार उठाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो, तभी काम बनेगा। तो इधर से ये भी तैयार होने लगे, इधर से ये आतंकवादी संगठन तैयार होने लगे बुरी तरीके से। अब आया गुलाबुद्दीन हिकमैतर। ये भी एक ऐसा संगठन था जो एंटी सोवियत वॉर था, 1979 से 89 के बीच में ही उठा। पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था इनके अंदर, और पाकिस्तान को पीछे से आप सभी जानते हैं अमेरिका की परमिशन थी, जिसकी वजह से यही पार्टी आगे चलकर कामयाब हुई, यही पार्टी आगे चलकर सब कुछ कर पाई। क्योंकि जिस सेक्शन में पाकिस्तान का सपोर्ट था, आईएसआई की ट्रेनिंग थी, वही जीत पाए, बाकी सब हार गए, सब हार गए। इनको सबको ट्रेनिंग थी आईएसआई की, और कहा जाता है कि आईएसआई के खुद के कमांडर्स और जो बेसिक लोग थे जो लड़ाई लड़ सकते थे वो आते थे। ये बेसिकली बाद में यूएस ने मना किया तब जाके पीछे हटे, नहीं तो नहीं हटे। कहीं ना कहीं अलकायदा और ये आतंकवादी संगठनों को यूएस ने ही यूएसएसआर के अंदर शुरू करवाया था ताकि उसे हटाया जा सके। इसके बाद आया अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद जो थे जमायत इस्लामी के नाम से थे, इनको कोई सपोर्ट नहीं था दोस्तों, इनको कोई खास सपोर्ट नहीं था। अफगानिस्तान जो अफगान थे जिन्होंने कोल्ड वॉर के अंदर अपना काम किया, ये मुजाहिदीन की विक्ट्री हुई, इनको कोई खास सपोर्ट नहीं था। पहले पाकिस्तान का सपोर्ट था, लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट के बाद में क्योंकि ये कम्युनिज्म की तरफ बढ़ने लग गए थे और कम्युनिज्म जो था वो पसंद नहीं किया जा रहा था, दूसरी तरफ ऑलरेडी पाकिस्तान जो था वो गुलाबुद्दीन की सपोर्ट कर रहा था, तो उस परिस्थिति के अंदर इनको सपोर्ट देना बंद कर दिया। हालांकि पहले ये जो थे रोनाल्ड रेगन के सपोर्ट में यूएस के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन यूएस जो था डायरेक्ट आने की जगह पाकिस्तान की सपोर्ट में था। शुरुआत में यूएस जब तक सपोर्ट कर रहा था हथियारों से, तब तक अहमद शाह मसूद ने बहुत तबाही मचाई। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास ये दो ग्रुप और बचते हैं, जिसका नाम है अब्दुल रयास सयाफ। इनको सपोर्ट सऊदी अरेबिया से मिल रहा था बुरी तरीके से लड़ने के लिए। दूसरा था जलालुद्दीन हकीनी, इनको सऊदी अरेबिया से ही सपोर्ट मिल रहा था। सऊदी अरेबिया के साथ इन्हें कहा जाता है और भी कुछ कंट्री से जिनसे छोटी छोटी सपोर्ट थी। असल में इन सब की लड़ाई थी पहले सोवियत के अनुसार, और बाद में जब सोवियत के अनुसार लड़ाई समाप्त होती है तभी अपने अपने रूल को स्थापित करने के लिए लग जाते हैं। अब जब ये सारे ग्रुप शुरू हो जाते हैं तो असलियत में बैटल शुरू होती है। बैटल शुरू होती है, सारे के सारे अलग अलग जो मेजर सिटीज थे उनको कंट्रोल करने के लिए अटैक शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मुजाहिदीन आते हैं जिन्होंने जलालाबाद के अंदर खूब एयर फाइटिंग की, खूब काउंटर अटैक किए। गवर्नमेंट जो होती है हार मानना शुरू कर देती है, स्टार्ट कर देती है सरेंडर करना, और अनआर्म्ड सिविलियंस थे उनको बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। ये भी लड़ने के लिए फिर बाद में तैयार हो जाते हैं। गवर्नमेंट के जो ट्रूप्स होते हैं ये, क्योंकि इनको हथियार और बाकी सारी चीजें दी जाती हैं, तो ये भी क्लस्टर बॉम्ब्स गिराने शुरू कर देते हैं भारी मात्रा में। जहां पे जो मिला बॉम्ब गिराया, स्टिंगर मिसाइल गिराई। ये वही स्टिंगर मिसाइल थी जिसके अंदर जमीन से हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया जा सकता था। धीरे धीरे कैजुअलिटीज बढ़ने लगी। अफगान आर्मी जो थी रिकैप्चर होने लगी, जिसके अंदर समरखेल और जो जलालाबाद था वाज स्टिल फिर्मली इन द हैंड ऑफ नजीबुल्लाह गवर्नमेंट। ये जो मेन सिटीज थे ये अभी भी उसके हाथ में थे। धीरे धीरे वॉर बढ़ती गई, 12,000 से 15,000 सिविलियन मरने लगे और बाकी लोग छोड़ छोड़कर भागने लगे। गवर्नमेंट की फोर्सेस थी वो और प्रूव करने लगे अपनी ताकत। 1990 के अंदर अप्रैल में इन्होंने क्या किया, और तगड़ा अटैक करने की कोशिश करी। लेकिन यहां पर अटैक जो थे ये मिलिट्री ग्रुप को डराने की जगह उनकी पावर को और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, और इन सभी पावर्स को खत्म होते होते धीरे 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 94 के अंदर तालिबान जो था सबसे पावरफुल ग्रुप बनकर आया। और तालिबान जो था 94 के अंदर इतना पावरफुल ग्रुप बनकर आया कि इन्होंने 96 के अंदर काबुल को कंट्रोल कर लिया।
लिया और काबुल को कंट्रोल करने के बाद इनके अपोज में अब कोई खड़ा ही नहीं था, कोई ग्रुप नहीं खड़ा था और इन्होंने बाकी जो छोटे मोटे ग्रुप थे उनको अपने साथ मिला लिया और पूरी की पूरी 96 से 2001 तक, ध्यान दीजिएगा 1996 से 2001 तक इन्होंने 5 साल रूल किया है अफगानिस्तान पर। असल में ये तालिबान ग्रुप कहने को आतंकवादी संगठन था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या थी, ये वहां पर रूल करना चाहते थे, ये कोई लूटना नहीं चाहते थे, ये किसी दूसरे देश को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, अपनी सरकार स्थापित करके अपनी जनता को अधिकारों के आधार पर जीने की सलाह देते थे और तैयार करते थे। लेकिन जो बाद में अलकायदा ग्रुप आया वो तालिबान की सपोर्ट से पनपा जरूर, लेकिन तालिबान का ही कहना उसने मानना बंद कर दिया। लेकिन तालिबान अपने आप में था भी एक आतंकवादी संगठन। अब ये जो येलो वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये जो सेक्शन यहां से यहां तक नीचे तक है, ये जो आपकी ये लाइन जो आपकी ब्रिटिशर्स द्वारा खींची गई थी, इस बीच के अंदर पूरा सेक्शन जो था ये तालिबान टेरिटरी था। धीरे धीरे तालिबान टेरिटरी ने ये दोस्तम टेरिटरी को भी बाद में मिला लिया था, लेकिन जो मसूद टेरिटरी है इसको तालिबान टेरिटरी मिला नहीं पाया था। लेकिन फिर भी इस सेक्शन को देखा जाए तो काफी बड़ा हिस्सा तालिबान की टेरिटरी के अंदर आया और तालिबान ने बहुत अच्छे से रूल किया। यहां पर आने के बाद में काफी सारे बदलाव हुए, उन बदलावों को समझना है ध्यान से। काबुल पर कंट्रोल किया। काबुल पर कंट्रोल करने के बाद इसका सबसे पहले नाम बदला गया, नाम रखा गया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। 27 सितंबर 1996 को इन्होंने इसे नाम रखा। इसे किसी ने परमिशन नहीं दी, किसी ने इसे देश रिकॉग्निशन नहीं दिया, इसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने, फिर बाद में सऊदी ने इसे पहचान दिलवाई ताकि इसे भी वैल्यू दी जा सके। अदरवाइज विश्व के कंट्रीज में इसे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जैसे ही रिकॉग्नाइजेशन हुआ, इन्होंने धीरे धीरे अपना रूल चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस तालिबान का मतलब समझिए, तालिबान बना है तालिबी से, तालिबी यानी कि इस्लामिक विद्यार्थी, स्टूडेंट्स जो सदैव सीखते रहते हैं और देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे, क्योंकि यहां पे शिया कम थे और सुन्नी ज्यादा थे, तो स्ट्रॉन्ग सुन्नी इस्लामिक फाउंडेशन था, फंडामेंटलिस्ट थे जो पॉलिटिकल मूवमेंट में आए और इनको सपोर्ट जो मिल रहा था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, वो मिल रहा था पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान से इस्लामिक सेक्शन मिल रहा था तो जाहिर सी बात है इनको पनपना जरूरी था। इनके लीडर्स जो थे शुरुआत में मोहम्मद उमर थे जो 2013 तक रहे, फाउंडर थे 94 के अंदर 13 तक रहे। इसके बाद अख्तर मसूद 2015-16, इसके बाद ये जो दो व्यक्ति हैं ये अभी तक है, यानी कि मोहम्मद रसूल और हिबतुल्लाह जो अभी तक के इनके करंट लीडर्स हैं। इन्होंने बहुत बुरी तरीके से ह्यूमन राइट्स की ऐसी की तैसी मार दी। इन्होंने शरिया कानून को फॉलो किया। शरिया कानून का मतलब था कि यदि कोई गलती करता है तो उसकी आंख फोड़ दो, यदि कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो, यदि कोई रेप करता है तो उसको रोड पर पत्थर से मारो और तब तक मारो जब तक व्यक्ति नहीं मर जाता। यहां पर जब से यह कानून लागू हुआ क्राइम रेट 0 हो गया, लेकिन असलियत में क्राइम करने वाले ही जब सरकार में थे तो क्राइम होगा कहां से। लेकिन इन्होंने वुमेन के राइट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया, जो आज से करीबन 20, 30, 40 साल पहले यहां पर रूल था एजुकेशन का, उसे फिनिश कर दिया गया। कोई एजुकेशन नहीं थी। अगर औरतों को घूमना फिरना है तो वो अपने पति की साथ जाएंगी। यहां पर औरतों को आंख से आंख मिलाकर बात करने का अधिकार नहीं है और बहुत बुरी पनिशमेंट दी जाती है यहां पर। तो ये थे तालिबानीज जो इन्होंने बहुत गंदा रूल चलाया। अब इन्हों की बात करें तो इनको पूरी पाकिस्तान की आर्मी की सपोर्ट थी और धीरे धीरे इन्होंने अलकायदा फ्रंट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अलकायदा फ्रंट एक आतंकवादी संगठन था। तालिबान सरकार चलाना चाहते थे और अलकायदा एक पूरा का पूरा वो फ्रंट था जो आतंकवादी संगठन था, जिसका सिर्फ एक काम था, अपनी बातों को पूरा करना, आतंक फैलाना, चाहे किसी भी देश में हो। तालिबान कभी अपने देश से बाहर नहीं निकला और अलकायदा कभी अपने देश में रुका नहीं। ये इनका डिफरेंस है। अलकायदा जिसका सबसे पहला मेंबर आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। अलकायदा की अगर बात करें तो इसके आतंकवादी गतिविधियों की बात करें तो 50 से ज्यादा आपको एक्शन मिल जाएंगे, जिसमें इन्होंने छोटे बड़े मिलाकर सैकड़ों ऐसे एक्टिविटीज की जिसमें लाखों लोग मारे गए। इनके बाद में जब लड़ाई शुरू हुई और इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने की कोशिश करी, तब यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया। वॉर ऑन टेरर जब स्टार्ट
स्टार्ट किया, तो इनके साथ में इनका जो व्यक्ति है अल जवाहिरी, ये बेसिकली इस ग्रुप का एक्टिव लीडर है इनके जाने के बाद में। इन्होंने जो इस ग्रुप को बनाया, ये बेसिकली अल जवाहिरी को लेफ्टिनेंट मानते थे। अब इनकी बात करें तो ये सिर्फ एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप था, इनका कोई मंसूबा नहीं था, सिर्फ अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए आम लोगों को कैप्चर करना, बंदी बनाना, हाईजैक करना और मरवाना, इनका ये काम था। सख्त इस्लाम की सपोर्ट में थे, सलाफिज्म था इनका, बहुत गंदे नियम थे, ये किसी को भी बिहेडेड कर देते थे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता क्या थे क्या नहीं। इनको पूरी सपोर्ट थी पाकिस्तान की, और इतनी गंदी सपोर्ट थी कि जब प्रॉब्लम्स बढ़ी तो ये वाली प्रॉब्लम सामने आई, और इतनी गंदी प्रॉब्लम आई कि पाकिस्तान ने भी कोशिश करी इससे हाथ छुड़ाने की, लेकिन बाद में ये ग्रुप ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो चुका था, पाकिस्तान की नसों में घुस चुका था कि उसे दूर करना पॉसिबल नहीं था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम गिराए गए थे दोस्तों 1993 के अंदर। 1993 के अंदर यहां बॉम्बिंग है दोस्तों, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है। 1993 के बाद 9/11 के अंदर यहां पर 4 प्लेन्स लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसे। एक प्लेन जो था व्हाइट हाउस पे गिराना था लेकिन नहीं गिर पाया और वो रह गया व्हाइट हाउस। लेकिन इनकी ये एक्टिविटी संसार की सबसे बड़ी आतंकवादी गतिविधि मानी जाती है। हजारों लोग बिल्डिंगों से कूदते हुए नजर आए थे। इसके बाद इन्होंने यूएस की एम्बेसी अफ्रीका के अंदर 1998 में अटैक किया। ऐसे ही ट्रेन अटैक एंड मैनी मोर, इसकी आप गूगल पे लिस्ट ढूंढेंगे तो मैंने देखा तो मैं चकरा गया। लगभग 50 से ज्यादा एक्टिविटीज इन्होंने करी और इनके कंट्रोल से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत लंबी है, जिसे गिनते गिनते रात हो जाएगी। अब आ जाता है आतंकवादी संगठन होता है। भाई साहब बुश साहब भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद क्लियर कहते हैं कि अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है पूरी तरीके से। जिस आतंकवादी सेक्शन को मात्र अफगान वॉर से पहले ये खुद ही सपोर्ट करते थे, आज उन्हीं आतंकवादियों ने इन्हीं के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में इन्होंने टेररिज्म को खत्म करने की बात आई। ये वैसे वो व्यक्ति था जिसने लड़ाई बढ़वाई और लड़ाई बढ़वाने के बाद अपने ऊपर अटैक हुआ तो इसने फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। सितंबर 11 को इन्होंने एक लाइन बोली, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे विद्रोह में हैं। हमारे साथ हैं तो लड़ाई लड़िए टेररिस्ट के खिलाफ, नहीं है तो इनको मारना शुरू कीजिए। फिर क्या था, अफगानिस्तान से लेके लीबिया से लेके पाकिस्तान से लेके हर जगह से इन आतंकवादियों को पकड़ा जाने लगा, सफाया किया जाने लगा। अफगानिस्तान के अंदर घुसे 2001 के अंदर और 2014 तक ये लड़ते लड़ते काफी सारे आतंकवादी गुटों से बुरी तरीके से लड़ चुके थे और आतंकवाद को खत्म करने की अभी भी कोशिश जारी है। इस बीच के अंदर जो सिविल वॉर था, जिसके अंदर तालिबान अपनी सत्ता बनाने के बाद अलकायदा को आगे ला चुका था और उनका सिविल वॉर अफगान का अब समाप्त हो जाता है। अब लड़ाई शुरू होती है अफगानिस्तान की और अमेरिका की। तो फाइनली हमारा जो सिविल वॉर वाला सेक्शन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। लगे रहिए, जुड़े रहिए, आपको फर्दर इसकी लास्ट वॉर भी मिलेगी और वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।